जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। देखिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में, ठीक है, इसकी वैकेंसी आने वाली है। आपको 5 से 4 महीने का टाइम मिलेगा आपकी तैयारी के लिए। तो यहाँ पे तैयारी क्या है कि अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो पहला प्रैक्टिस सेट है इसमें आपके जीके एवं जीएस क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके नए पैटर्न पर आधारित होंगे, 100% श्योर हैं, ठीक है। टॉप एमसीक्यू है, आप पूरी तैयारी करिए, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, RO ARO के लिए, ठीक है, RO ARO के लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। जो भी हमारे RO ARO की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, ठीक है। प्राचीन लिपि, लिपि मतलब लिखना होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे। कई बार क्वेश्चन आपके आया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चाहिएगा चित्र लिपि, ठीक है। हड़प्पन लिपि चित्रात्मक, यानी इसको क्या कहते थे, कभी कभी पूछ लेता है पिक्टोग्राफ, ठीक है, नाम सुना है पिक्टोग्राफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चिन्ह में क्या है, पंछियों, मछली और मानव रूपों की किस्मों आदि का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। ये लिखते नहीं थे, यहाँ पे किसी इंसान का फिगर, किसी जानवर का, किसी पंछी का बना देते थे और यही इनकी एक लैंग्वेज होती थी, ठीक है, किसकी, हड़प्पा वासी की। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए पूरा सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किसे गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन पूछ रहा है गीत और संगीत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद, ठीक है। वेदों में से सामवेद को गीत और संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सामवेद राइट ऑप्शन होगा। साम का अर्थ है संगीत, ठीक है, साम का अर्थ ही क्या होता है, संगीत होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है महाजनपद के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा वज्जी। देखिए वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। वज्जी राज क्या है, बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और इसमें बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं, ठीक है। और कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती थी। ये भी ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है कौशल की राजधानी, तो उसको बताइएगा श्रावस्ती। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो रहा है। इसके अलावा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और जो भी हमारे RO के बच्चे हैं ना, ठीक है, उनके लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ध्यान देना। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मुगल बादशाह अकबर का संरक्षक था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही होगा, बैरम खान यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बैरम खान जो संरक्षक था, हुमायूं ने ही बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने अपना शासन 13 साल की उम्र में शुरू किया था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो 13 साल में ही इन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया था, किस, कौन, अकबर ने, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था, ठीक है। ये विश्वासघाती था और किस युद्ध से संबंधित था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो बच्चों, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के प्लासी के युद्ध से संबंधित है। हुआ क्या था कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने प्लासी युद्ध में बंगाल के जो पूर्व नवाब थे सिराजुद्दौला और उसकी सेना को पराजित कर दिया और सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। उसके बाद मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना दिया गया था। इस वजह से प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत पाए थे। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी के साथ चले जाइएगा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1828 ईस्वी में। ये डेट भी पूछता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और इन्होंने सन 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जो सन 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। एक क्वेश्चन पूछता आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा हुआ था 1814 में, इसकी स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की। चलिए अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। देखिए केरल, ठीक है, बिहू असम का है, सभी को मालूम है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और ये नृत्य विशेष क्या है, भाव भंगिमाओं के रूप में किया जाता है, ठीक है। यक्षगान आपके कर्नाटक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, बिहू। देखिए बिहू असम के लोगों का पर्व नृत्य है, ठीक है। बिहू शब्द बिहू नृत्य और बिहू लोकगीत दोनों की ओर संकेत करते हैं। बिहू त्यौहार खेती से जुड़ा त्यौहार है। ये किससे जुड़ा है? ये आपके खेती से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? खेती से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है। और ये मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में उत्तरायण के रूप में भी मनाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। असम में मकर संक्रांति को बिहू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसको? मकर संक्रांति को बिहू के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? असम पे। तो ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? देखिए यहाँ पे आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, कच्छ, ठीक है। कच्छ जिला जो कि गुजरात राज्य का एक जिला है। ये 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें सबसे बड़ा, ठीक है। ये कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मोनाजाइट केरल के 2 भागों में पाया जाता है। एक कोल्लम है, दूसरा कौन सा? ठीक है, मोनाजाइट जो केरल में पाया जाता है, पहला तो कोल्लम हो गया सर, तो दूसरा कौन सा होगा? ठीक है, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में कि दूसरा यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, पलक्कड़। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। दूसरा जिला वो कौन सा है? वो दूसरा जिला आपका पलक्कड़ है, जहाँ पे मोनाजाइट काफ़ी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? केरल में, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और ये नदी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदी में से ये क्या है? सबसे बड़ी नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आप नोट भी कर लेना। चलिए, चाहे तो अलग से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, शोयक और गिलगित किस नदी की सहायक नदी है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, सिंधु। देखिए सिंधु नदी प्रणाली जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। ठीक है, ये भी पूछता है कई बार। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है कि काराकोरम श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी? शोयक नदी क्या है? ये काराकोरम श्रेणी से निकलती है। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो नो डाउट क्लियर कर लेना, अलग से भी पढ़ सकते हैं आप। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है, मृदा की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ जाएगा, बेडरॉक। ठीक है, बेडरॉक कहते हैं। बेडरॉक सतह सामग्री जैसे मिट्टी और बजरी के नीचे कठोर ठोस चट्टान है। तो क्या कहेंगे? बेडरॉक यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में उर्वरकों की सबसे कम उपयोग की आवश्यकता होती है? ठीक है, वो कौन सी मिट्टी जिसमें खाद बहुत कम डालते हैं क्योंकि वो उपजाऊ मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। एक बार क्वेश्चन कर लेना कि भारत में, ठीक है, भारत में करीब ये क्या है 40% क्षेत्र को कवर करती कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अनाज काफ़ी उगता है
ये ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन में पूछेंगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने लोग को आंसर सही होगा। अगर आपका आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप नेम भी लिख सकते हैं और किस जिले से हैं, किस स्टेट से हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आना चाहिए फटाफट। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें BN राव की, ठीक है, 1946, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1946 में भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। एक बार और क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन है कि 1950 से 52 तक इन्होंने क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के UN सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधित्व भी रहे थे। ये भी ध्यान देना, तो ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, सही ऑप्शन होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, ये आपके तो पीसीएस एग्जाम में भी पूछ लेता कभी कभी, ध्यान देना, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 6 बैंक थे, ठीक है। कितने? 6 बैंक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, बैरोमीटर होगा बच्चों। बैरोमीटर एक क्या है कि वैज्ञानिक उपकरण है और जिसका प्रयोग मौसम विज्ञान में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मौसम विज्ञान में, ठीक है, मौसम विज्ञान में हम इसका यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अम्लीय वर्षा में उपस्थित नहीं? यानी जब भी अम्लीय वर्षा होती है तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा अम्ल है यानी एसिड है जो उपस्थिति नहीं रहता? तो ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, फार्मिक अम्ल। देखिए फार्मिक अम्ल की अगर हम बात करें तो फार्मिक अम्ल कहाँ मिलती है? जैसे चींटियों में, ठीक है, जब चींटियाँ काटती हैं तब भी वहाँ पे फार्मिक अम्ल रहती है। जुआ या शहद की जो मक्खी होती है, बिच्छू में भी होती है, ठीक है, बिच्छू कभी कभी पूछते हैं, बिच्छू डंक मारता है उसमें भी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, सफेद रक्त कोशिका, ठीक है। सफेद रक्त कोशिकाओं को मानव शरीर के रक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी WBC। ये भी पूछ सकता है ना, WBC। ये श्वेत या ल्यूकोसाइट शरीर की संक्रामक रोगों एवं बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निम्न का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका का महत्वपूर्ण घटक है जो शरीर के सभी अंगों में क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, O2 ऑक्सीजन पहुंचाने का ये कार्य करती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पहाड़ी चित्रकला किससे संबंधित है? ये कई बार क्वेश्चन में फंसता ना, पहाड़ी चित्रकला पहली बार नाम सुना होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी चित्रकला का नाम कितने बच्चे जानते हैं? चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, राजपूत, ठीक है। पहाड़ी चित्रकला राजपूत से संबंध है। कांगड़ा चित्रकला क्या है? कांगड़ा की सचित्र कला है, मानी जाती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला शैली के लुप्त होने के साथ प्रचलित हो गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देना, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते हुए बाघ किसने बनवाए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, एक नाम था, ठीक है, इसको आप काट दीजिए, एक नाम था, नाम याद कर लेना, ने अजीब सा नाम है, ठीक है, नेबुक
नेचर, ठीक है, इन्होंने बनवाया था। नेबुख्त नेचर ने बनवाया था। क्या है? बेबीलोन के झूलते हुए बाग। बेबीलोन के झूलते उपवन क्या है? मेसोपोटामिया प्राचीन संस्कृत से संबंधित है और यह प्राचीन विश्व के 7 आश्रयों में से एक थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रख कर लेना, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? ठीक है, अगर हम बात करें तो एलोरा की गुफाओं के बारे में यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश के शासन काल में ही एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये भी पूछते कहाँ पे, तो औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है बच्चों? औरंगाबाद जिले में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा, किस काल से संबंधित, किसके शासन काल में? तो राष्ट्रकूट के शासन काल से ये संबंधित है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ठीक है, सांची स्तूप के बारे में सुना होगा आपने। कितने बच्चे हैं? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएगा ब्रह्म लिपि। ठीक है, ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। सांची स्तूप आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पे है? यह है आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, कहाँ पे? रायसेन जिले में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेना, कहाँ पे? रायसेन जिले में। तो ऑप्शन ए कहाँ पे करेक्ट होगा कि कौन सी लिपि में है? लिपि मतलब लिखा गया है, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, चित्र के लिए सबसे अच्छा यानी सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? अगर हम ये बात करें तो सबसे अच्छा होगा अच्छा संयोजन। ठीक है, कोई भी फिगर बनाने के लिए सबसे अच्छा संयोजन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करना, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, कला दीर्घा। देखिए पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से होता है, आकृति कला पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान से होता है। ठीक है, तो ये कला दीर्घा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़े हुए कुछ टॉप MCQ। आपको कैसी वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना बच्चों, जिससे हम अगली वीडियो आपको दे सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।